तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पैनल डिस्कशन का कारवां बढ़ता ही जा रहा है और ऑब्वियसली लगातार आप डिमांड भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कह भी रहे हैं कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैनल डिस्कशन चाहिए। पैनल डिस्कशन का बेसिक उद्देश्य क्या होता है और ऑब्वियसली आज का जो लक्ष्य है वो पूरा एनडीए एग्जाम को लेके है। देश का मुझे लगता है लाखों एंड लाख बच्चा एनडीए एग्जाम में बैठता है। लास्ट टाइम मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एक सस्पेंस और एक डाउट की वजह से आप अप्रैल वाले एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए, उस वजह से कहीं ना कहीं आपको अंदर से इस चीज़ की कमी महसूस हो रही होगी। बट लकली यार आपको ज़्यादा समय मिल गया है। अपडेट है 14 नवंबर एग्ज़ाम की, तो ज़रूरी है कि आखिर इस समय आप किस तरह से फोकस कर रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आना शुरू हो गए। आईसी बोर्ड ने अपने रिजल्ट्स को क्लियर कर दिया, सीबीएसई ने भी आज रिजल्ट को क्लियर कर दिया और जल्दी स्टेट बोर्ड के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। इसका उद्देश्य केवल एक है, बताने का कि इस समय लग जाने का है, इस समय कुछ कर दिखाने का है। बीइंग 10+2 स्टूडेंट मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबको कि आपने ऑलरेडी 2 चांस का नुकसान कर दिया है। आपने लास्ट सितंबर को लॉस किया और कहीं ना कहीं इस अप्रैल एग्जाम को भी लॉस कर दिया है। बट अब अगला नवंबर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि 5 सितंबर को होने वाला था, बट फाइनली वो एग्जाम 14 नवंबर को मिल रहा है केवल एक उद्देश्य से कि ऑब्वियसली आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और बीइंग अ मेजर कल से क्लासेस बिल्कुल हमने ऑफलाइन प्रोग्राम में आगाज कर दिया है इंडिया में और जबरदस्त फोकस्ड प्रिपरेशन को हम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आज वो एक्सपर्ट टीम आपके साथ एक बार फिर से है, हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को, उनकी वैल्यू को आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो बिल्कुल ये सेशन बहुत खास होने जा रहा है, तो अगले कुछ मिनट जरूर हमारे साथ बने रहिए। ये आपको समझ पाने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी कि वाकई एनडीए का एग्जाम क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वाकई में आप किस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और कैसे एमकेसी परिवार के साथ एसोसिएट होकर के ऑब्वियसली ये केवल नवंबर ही नहीं बल्कि आने वाले अप्रैल एग्जाम में भी अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो आज हमारे साथ डिस्कशन में एक बार फिर से है डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर। लगातार सर से मुलाकात आपकी होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट सर आपका केयर करते हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं सत्येंद्र सर, बिल्कुल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को सर गाइड करते हैं और बताते हैं। फिर हमारे साथ जो है सत्यप्रकाश सर हैं, ऑब्वियसली आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट में और फिजिक्स सब्जेक्ट को पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। आपके साथ हैं अभिषेक सर। लगातार मुलाकात आपकी होती रहती है यूट्यूब चैनल से लेकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटी पार्ट को देखते हैं। पहले लिए आप देवेश सर से मुलाकात करेंगे, बायो जैसे चीज़ के रोल को भी आज समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ उत्कर्ष सर हैं जिनके साथ आप समझेंगे केमिस्ट्री की हर उस बारीक तरीके को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी 100 मार्क्स बोनस होते हैं। अगर एक सही गाइडेंस और स्ट्रैटेजी हो तो ये आपके एग्जाम में सफलता का एक कारण बन सकता है। और साथ ही साथ अब आपके साथ फेवरेट आपके जैन सर हैं जिनको ऑब्वियसली अक्सर आप मिलते रहते हैं ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे, केवल एक उद्देश्य से कि हाँ कैसे ट्रिक और अच्छी टेक्निक के माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनडीए से एग्जाम में बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली वो मैथमेटिक्स पार्ट से आज शुरुआत करूंगा, दैट मीन हम पेपर 1 की बात करेंगे, फिर फाइनली हम पेपर 2 पे आएंगे जहाँ क्रमशः हम आपके इंग्लिश की बात करेंगे, आपके जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे और फाइनली आपके जो है जनरल साइंस पार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स पे आते हैं। सत्येंद्र सर, मैथमेटिक्स एनडीए के अंतर्गत आज 10+2 लेवल पे एक बड़ा भ्रम डर भी उस चीज़ को लेकर रहता है, बट पहले जब एनडीए जैसे एग्जाम में हम लोग जंप करते हैं तो वहाँ मैथ का एक बड़ा रोल हो जाता है, पेपर 1 हो जाता है और 300 मार्क्स हो जाते हैं जो बहुत कुछ डिसाइडिंग होता है एक्चुअली। तो मैथ को लेके कुछ बताएं कि क्या है, किस तरह से, और बच्चे इस समय कैसे तैयारी करें और क्या महत्व है ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट का सर। थैंक यू सर। सर जैसा कि हमें पता है कि जो है एनडीए सेकंड का जो है पेपर जो है 14 नवंबर को होने वाला है जी। ओके सर। तो क्या नाम है कि हमें जो मिल रहा है 3 महीने मिले, 3 से 3.5 महीने अभी बाकी है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि 3 या 3.5 महीने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। हम जो 3 से 3.5 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या नाम है आपका जो एनडीए में जो है आपका जो है प्रोबेबिलिटी और स्टेट के क्वेश्चन आते हैं। तो हर बार आपके जो है 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले जो पेपर में क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन है और स्टेट के आपके 14 क्वेश्चन है। तो इस बार ऐसा हो सकता है, इसका रिवर्स हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी के आपके जो है 15 क्वेश्चन आ सकते हैं और स्टेट के आपके 5 क्वेश्चन हैं। ऐसा होता क्यों है, जैसे आपका जो स्टेट का जो टॉपिक है वो 11th क्लास में है। यूपीएससी वाले जब एग्ज़ाम हमारा 18 नवंबर को कराए थे तो उनको पता था कि बच्चे जो है स्टेट तो पढ़ कर आए होंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 12th की प्रोबेबिलिटी जो लास्ट में होती है। तो इसलिए क्या किए, ये क्वेश्चन को जो है आपका स्टेट के जो क्वेश्चन आपके ज़्यादा कर दिए और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कम कर दिए। तो इस बार में भी ऐसा पॉसिबल है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे और जो मैथ आपके स्टेट के क्वेश्चन कम आएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है सर ने एक आपको समझिए कि ये ट्रिक दे दी है कि आपको तैयार रहना है कि इस बार थोड़ा सा रिवर्स लग सकता है। और जी, और साथ में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी ऐसा देखा गया है। पहले मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन आते थे और डिटरमिनेंट के 5 क्वेश्चन आते थे।
लेकिन इस बार क्या हुआ, मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन दिया था और आपके डिटर्मिनेंट के 7 क्वेश्चन थे। तो इस बार क्या इसका रिवर्स होने वाला है, आपका मैट्रिक्स के 7 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके डिटर्मिनेंट के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। चलिए, बच्चे का एक प्रश्न बनता है सर जो मैं आपसे रखना चाहूँगा। 120 क्वेश्चन सामने होते हैं सर। यस सर। 150 मिनट्स का समय होता है। ओके सर। आपको क्या लगता है सर कि बच्चे कितना इस टाइम में अच्छे से कर सकते हैं और कितना उन्हें करना चाहिए रिलैक्स एंड सही तरीके से पेपर के अंदर? सही तरीके से मेरा जो है कि 60 प्लस तो टारगेट लेकर चलना ही चाहिए, 60 प्लस। और वैसे जो 55 पे 50 पे भी मेड बन जाती है, लेकिन जो है आपका जो है 50 प्लस 60 प्लस क्वेश्चन तो होने ही चाहिए जी। ये टारगेट लेकर चलना चाहिए। अच्छा, 60 प्लस जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं Yes, सर, तो क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करें अगर? Yes, sir. तो एक फास्ट तरीके से, क्योंकि ये Yes. सच है सर कि कहते हैं किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि उस एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के स्टैंडर्ड को, Yes, sir. उस एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स को भी हम उतनी ही गहराई के साथ स्टडी Yes, करें। sir. तो आपको क्या लगता है कि जो 60 क्वेश्चंस हैं सर, Yes, sir. इनको कवर करने के लिए कितने टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चा कवर कर ले इजिली और वो 60 पर क्वेश्चंस कर ले जाए? तो पहला तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जी। है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से 20 क्वेश्चन पूछे जाते जी। हैं। साथ में आपके जो प्रोबेबिलिटी है स्टैट का हमने जो बताया था उसके 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके हो गए 40 क्वेश्चंस। जी। साथ में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के 10 क्वेश्चन हैं तो 50 क्वेश्चन हो गए। और साथ में जो है ऐसे क्वेश्चन बाकी जो बाइनोमियल थ्योरम के आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे टोटल में ऐसे में और हर क्या नाम है कॉनिक सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो हमारा है कंसेप्ट है आपका 50 प्लस तो हो ही जाएगा। अगर इन चैप्टरों को अगर बच्चा जो है अगर कंसेप्ट जो है क्लियर कर लेता है तो 60 प्लस तो आ ही सकते हैं। अच्छा, एक बच्चों का बड़ा प्रश्न भी रहता है सर ट्रिकी अप्रोच को लेकर Yes, के। sir. क्या कुछ ट्रिक जैसी चीजें हैं जो काम करती हैं वाकई में, या कॉन्सेप्ट पे काम करना बच्चों पूरे के लिए ज़्यादा पेपर में ठीक देखा जाए तो ट्रिक पे मुश्किल से 5 या 7 क्वेश्चन ट्रिकी बेस होते जी। हैं, बाकी तो कंसेप्ट से ही करना होता लेकिन है। एक बड़ा फोबिया देश में फैलाया गया Yes, है sir. जहां बच्चों को ये ट्रिक 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 ट्रिक, तो एक्चुअली आप कह रहे हैं कि 5 to 7 क्वेश्चन ही है जो ट्रिक बेसिस आते Yes, हैं। sir. रेस्ट क्वेश्चन को बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट पे ही काम करके Yes, कर sir. पाएंगे जी। हाँ, ये एयरफोर्स और नेवी जैसे एग्जाम में हम ट्रिक अप्लाई करते हैं तो मोर देन 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं एज ए ट्रिकी बेस, तो उसमें बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जी। लेकिन एनडीए में यही है 5 या 6 क्वेश्चन ट्रिकी बेस होते हैं, बाकी तो अपने लॉजिक से ही करने पड़ते हैं। ठीक है सत्येंद्र सर, मैं आप पे वापस आता हूँ, उससे पहले अब मिलते हैं गौरव सर से। गौरव सर, 50 क्वेश्चन सर इंग्लिश सब्जेक्ट। जी सर। 2 तरह की जेंट्री है सर। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से बच्चों को आते हुए देखते हैं तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ दोनों कंफर्ट रहते हैं। जी। दैट मीन वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा हो या शहरी क्षेत्र से आ रहा जी, हो। जी। बट जब इंग्लिश सब्जेक्ट पे हम जाते हैं स्पेशली, तो यहाँ दिक्कत खड़ी हो जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो आने वाले बच्चे हैं कहीं न कहीं जो उनका अंडरस्टैंडिंग पार्ट है सर वो कमज़ोर होता है। वहीं शहरी क्षेत्र या कॉन्वेंट स्कूलिंग बैकग्राउंड से जो आते हैं सर उनका वो चीज़ स्ट्रांग होता है। तो सर जो पूरे पेपर को जिस तरह से बच्चे क्वेश्चन रख रहे हैं कि एनालिसिस करने पे पता चलता है कि पेपर ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जा रहा है, रूल बेस्ड रह नहीं जा रहा है। तो सर क्या ये सही है और बच्चे इसके लिए किस तरह से काम करें? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जमाने बीत गए जब नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करके लड़के लेफ्टिनेंट बनते थे या पायलट बनते थे। जी। वर्तमान में ऐसा हो पाना संभव ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि एनडीए का जो इंग्लिश का एग्जाम है दैट इज एक्चुअली एन एग्जाम ऑफ वोकेबुलरी। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है अप्रैल के महीने में, अगर इसको हम देखें तो सर 50 सवालों में से 30 क्वेश्चन वोकेबुलरी के थे। 10 एंटोनिम आए, 10 सिनोनिम आए, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आए, 10 कॉमन एरर आए, 10 इंप्रूवमेंट आए। पहली बार ऐसा हुआ कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और कॉम्प्रिहेंशन एक साथ गायब हो गए। बिल्कुल सही। अदरवाइज या तो कॉम्प्रिहेंशन के 5 सवाल आते थे या तो रीअरेंजमेंट के 5 सवाल आते थे। जी बिल्कुल। अब जो विलेज बैकग्राउंड का बच्चा है वो यहाँ थोड़ी सी अपनी पढ़ने के तरीके को चेंज करके अपनी कमांड को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकता है। ठीक है। एक तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स पढ़ा देते हैं। और जैसा कि अभी खुद ही आपने कहा कि भाई रूल पर बेस सवाल वर्तमान में मिलने वाला नहीं है। जी। रूल में समस्या क्या होती है सर कि रूल एक पर्टिकुलर परिस्थिति में ही सत्य साबित होता है। अगर वो सिचुएशन चेंज होगी तो रूल को चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। जी। 2020 में जो एनडीए का इकलौता एग्जाम हुआ था सर, 50 इंग्लिश के क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आए, 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन। लेकिन 2021 के एग्जाम में केवल 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आए। कंजंक्शन की वैल्यू बढ़ गई। जी। उससे भी बड़ी बात, अब जैसे प्रीपोजिशन के लिए हमने एक सिंपल सी बात याद कर ली कि भाई डिस्कशन के बाद
प्रीपोजिशन नहीं लगाते डिस्कशन के बाद, डिस्कशन शब्द के बाद या डिस्कस वर्ब के बाद, डिस्कशन उसकी नाउन हो गई, जी। इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस में होगा। अब जैसे हमने कह दिया एट प्रेजेंट दिस पैनल इज डिस्कसिंग कमिंग एनडीए एग्जाम, तो हमने डिस्कसिंग के बाद सीधे लगा दिया एनडीए, बिल्कुल एनडीए एग्जाम माने नो प्रीपोजिशन। लेकिन अब अगर इसकी जगह हम सेंटेंस कह दें कि दिस पैनल इज डिस्कसिंग इन द बिल्डिंग ऑफ एमकेसी, अब यहाँ पर इन लग गया, यहाँ तो दोनों कंडीशंस चेंज हुई, दोनों कंडीशन चेंज हो गई। बच्चे को ये समझने की जरूरत है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी रूल किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही केवल सही होगा। ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा चैलेंज है, और इसी चक्कर में बच्चे जो है गलत कर इसके लिए बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सर मास्टर गाइडेंस की। राइट, जैसा कि हम लोग अब से पहले भी कहते आए हैं, अभी भी कह रहे हैं, आप ही का क्रिएट किया हुआ एक बड़ा फेमस डायलॉग इधर बीच हो चुका है कि जिस तरीके से लड़ाई युद्ध के मैदान में होती है, तो पढ़ाई सर क्लासरूम के अलावा हो नहीं सकती, क्योंकि उतनी बारीकी से जाना, बारीकी से, और बच्चे को अच्छा टीचर यदि मिलता है तो उसे रेडीमेड मटेरियल मिलता है, उसको अपना रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। इसीलिए हमारा एमकेसी का मटेरियल और टीचिंग बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है इन द कंपैरिजन ऑफ सेल्फ रिसर्च। चलिए बहुत बढ़िया है, मतलब हम निचोड़ दे रहे हैं, और जो कि मुझे लगता है कि इन सब एग्जाम में बहुत जरूरी है। अब 3 महीने में बच्चे को निचोड़ ही चाहिए, 3 महीने में अगर वो रिसर्च करेगा तो फिर सर 14 नवंबर नहीं, अप्रैल के एग्जाम को देखना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं सर, 14 नवंबर बच्चे देखेंगे, 14 नवंबर देखने के लिए जरूरी है कि लड़के इलाहाबाद का टिकट कटाएं जल्दी। अभी प्रयागराज हो गया जी, प्रयागराज हो गया है। चलिए, माँ सरस्वती की धरती का टिकट बिल्कुल कटना चाहिए, वाकई में लाइफ में कुछ करना है सर। और सर दूसरी बात क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ओवरऑल इंग्लिश पर अपनी कमांड बढ़ाने के लिए देखिए बच्चों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, फिर उसको उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। जब वो कॉन्सेप्ट समझ लेगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेगा, तब उसका इंप्रूवमेंट आएगा जी। तो बच्चे को इस सीक्वेंस में काम करना है जी। कॉन्सेप्ट समझे, प्रैक्टिस करे, इंप्रूवमेंट। वकैब को लेके क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि लास्ट एग्जाम में सर 30 वर्ड्स आए केवल जो है वकैब पार्ट से। वोकैब के बारे में भी सर एक बहुत खास नोट करने लायक पॉइंट है। वर्तमान में जो एनडीए के एग्जाम में वोकैबुलरी के सवाल आते हैं सर, वो 2 साल पहले की तरह स्पॉट एंटोनिम और सिनोनिम नहीं आते। मतलब कि शब्द नहीं दिया जाता कि ये शब्द का एंटोनिम बता दीजिए। अब क्या है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का सवाल आ रहा है। आपको एक सेंटेंस दे दिया, वर्ड या तो हाईलाइट कर दिया, या तो इटैलिक कर दिया, या तो अंडरलाइन कर दिया, और तब कहेगा कि जी इस वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम बता दीजिए। मुझे तो लगता है सर ये थोड़ा आसान हुआ है। ये थोड़ा आसान नहीं सर, ये कंफ्यूजिंग हो गया। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे जैसे एक बार सवाल में देता हूं, एक सेंटेंस है सर एयर इज ट्रांसपेरेंट, एयर इज ट्रांसपेरेंट, राइट। दूसरा सेंटेंस है सर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। अब दोनों शब्दों में ट्रांसपेरेंट को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, उसका सिनोनिम पूछ लीजिए, आंसर बदल जाएगा। अब अगर 4 विकल्प दे दिए, मान लीजिए एक दे दिया क्लियर, एक दे दिया ट्रांसपेरेंट, एक दे दिया ओपैक, एक दे दिया नॉट गुड, 4 विकल्प दे दिए। अब वाटर वाले सेंटेंस में सिनोनिम का आंसर हो जाएगा क्लियर, क्योंकि वाटर क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन खुद भी विजिबल है। जबकि अगर एयर के सेंटेंस में ये सवाल चला जाए तो आंसर हो जाएगा इनविजिबल, क्योंकि एयर इतनी क्लियर है कि वो दिखती ही नहीं, विजिबल ही नहीं है। तो सर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के सवाल को सेंटेंस के रेफरेंस में हमें शब्द का मीनिंग देखना पड़ता है। ये बड़ा जरूरी है, और मुझे लगता है कि एक निचोड़ स्ट्रेटजी की जरूरत है। तो समझे बिना बच्चे का काम नहीं चलेगा। एक अच्छे गाइडेंस की यहाँ पे जरूरत है, तभी वो परफेक्शन आएगा। मास्टर गाइडेंस चाहिए 3 महीने में, तभी बच्चा सिलेक्शन के लायक बन पाएगा सर। तीसरा प्रश्न बनता है कि सर जहाँ तक हमने कहा कि लास्ट एग्जाम में हमने देखा कि रीडिंग के पार्ट के क्वेश्चंस नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, कॉम्प्रहेंशन भी नहीं रहा, वर्ड्स अरेंजमेंट भी नहीं रहे, तो ऐसा तो नहीं कि सर इस बार नहीं आएंगे? सर इस बार या तो आएंगे नहीं, या अगर आए तो 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा, इतना तय है। बच्चे का सिलेक्शन इस बार भी वोकैबुलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच सही होगा। नहीं, वो तो निचोड़ है सर, हमेशा 40% जो है क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आसपास उनके बने ही रहे हैं, तो उनका तो रीडिंग इस बार भी कम ही आएगा जी, चांसेस। एक्चुअली सर एनडीए में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एसएसबी होता है जी। बच्चे की इंग्लिश राइटिंग की कैपेसिटी बोर्ड चेक कर लेता है एसएसबी में, तो अभी वो उसकी इंग्लिश की रिटेनिंग कैपेसिटी चेक करना चाहता है, और मुझे लगता है कि वोकैब उसमें एक बड़ा रोल, वोकैब उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। राइट सर, चलिए बहुत बढ़िया। मैं फिर से लौट के आता हूँ आपके साथ सत्यप्रकाश सर। 25 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन सर, जब एनडीए में हम एयरफोर्स को मतलब एनडीए में फिजिक्स के जो है 25 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, तो बच्चों का ध्येय लाजमी सी बात है यहाँ तक नहीं होता, वो एयरफोर्स ने भी, कोस्ट गार्ड में भी उन 25 क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं ऑप्ट कर रहे होते हैं। किस तरह का अंतर आप देख पाते हैं? क्योंकि बड़ा मैसअप है सर, लोग एनडीए, एयरफोर्स, नेवी पूरा मिक्स बाजार चला के रखा हुआ है सर,
तो किस तरह से आप फिजिक्स के रोल को एनडीए के अंतर्गत जाके देखते हैं और क्या कुछ अलग है सर? एग्जैक्टली सर, जैसा आपने बोला कि मतलब पूरा फिजिक्स मेसअप है जी। और बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है वो ये रहता है, बार बार पूछते हैं कि सर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। जी। और मैं जब एनडीए के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ तो सर इसमें कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। जैसे पिछले एनडीए के एग्जाम में, मतलब 20 वाले एग्जाम में उन्होंने ऑप्टिक्स से, पूरे ऑप्टिक्स से उन्होंने 8 सवाल पूछ रखे थे जी। उसके पहले उन्होंने 3 सवाल पूछ रखे थे, उसके पहले 5 सवाल पूछ रखे थे। जी। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो ऑप्टिक्स का है, तो पिछली बार 8 क्वेश्चन आए तो बच्चे सोचते हैं कि इस बार चलो ऑप्टिक्स की तैयारी कर लेते हैं, और होता यूँ है कि अब की बार पैटर्न पूरा बदल जाए। जी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को कि आप ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेके चलना है कि हाँ ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन है फिजिक्स में जी। एक तो हमारा रहता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए और बात खत्म हो जाती है। दूसरा रह जाता है कि उन्होंने स्टेटमेंट दे देते हैं, एक स्टेटमेंट रहेगा दूसरा स्टेटमेंट रहेगा, फिर बोलेंगे कि दोनों सही है, कि एक सही है, कि दूसरा सही है, कि दोनों सही है, ऐसा। जी। और एक और क्वेश्चन आता है जिसमें वो लोग मतलब कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन के बाद वो फिर से 4 ऑप्शन देते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि 1 2 सही है, 1 3 सही है, ये वाली। तो खास करके बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर वो लोग आराम से कर लेंगे। दिक्कत यहाँ पर यही होती है कि मतलब वो जो मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चे ये भी सोचते हैं कि फिजिक्स में मतलब न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो न्यूमेरिकल में मेरे हिसाब से ज़्यादा 3 या 4 आएंगे, अगर बहुत गए तो 5। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा थ्योरम लगाएं, कौन सा लॉ लगाएं, क्या करना है, नहीं करना है। बट एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने एमकेसी के बुक में दे रखा है जी। तो अगर कैलकुलेटिव बच्चे तैयारी करें पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, तो फिजिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना वो सोचते हैं। वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे सर, हाँ जैसे कि आपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे जिक्र आप जरूर करें जो बच्चों को लगे कि हाँ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके विषय में परिचित नहीं हो, बड़ा नॉर्मल आंसर होता है। हाँ सर, जैसे कि नॉर्मल हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन में एक सवाल आता है कि लाइक 2 ऑप्शंस देंगे, जैसे एक बोल देते हैं स्टेटमेंट 1 के लिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड सन, मतलब चांद और सूरज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि धरती और चांद के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बच्चों को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। लेकिन इसके लिए बच्चों को ये चीज़ जानना जरूरी है कि भारी कौन होता है। मतलब इनफैक्ट ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लाइक वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूरज ज़्यादा भारी है कि चांद, अच्छा ये दूर है ये पास है। तो ये सारी चीज़ें उनको ध्यान देनी पड़ेंगी। दूसरा एक और सवाल होता है, जैसे थर्मस की बात करते हैं, तो जनरली स्टेटमेंट ऐसा ही दिया हुआ है कि थर्मस जो होता है वो डबल लेयर में बना रहता है, बीच में ना वैक्यूम क्रिएट कर देता है। तो अब ये जब सिचुएशन दे दिया उन्होंने, तो 4 ऑप्शन दे दिए। वो बोलेंगे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है क्योंकि हीट ट्रांसफर ना हो पाए। दूसरा बोलेंगे कि 2 लेयर दिया जाता है कि हीट का रिफ्लेक्शन हो जाए। तो 2 चीज़ें हो गई, हीट का ट्रांसफर भी हो गया और हीट का रिफ्लेक्शन भी हो गया। तो जब वो बच्चे उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल फिजिक्स जो है देखने को इस एग्जाम में मिलती है, और इस तरह का पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच करना ही बहुत जरूरी है। हाँ सर, वैसे अमूमन बच्चे बड़ी फिजिक्स पढ़ते रह जाते हैं और ये नॉर्मल चीजें नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कि क्लास में क्या होता है कि अगर हम लोग कभी डिस्कस करने लगे तो थर्मस पढ़ाते पूरी क्लास बीत जाए, मतलब इतना वास्ट है जी। अब कई बार ऐसा होता है कि लाइक ऑनलाइन क्लासेस में हम उतनी डिटेल में नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और वहाँ पे सबसे बड़ा डिमेरिट ऑनलाइन क्लासेस का, बच्चों से हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो पाती। सही बात है, एक जो कनेक्शन, एक जो बॉन्डिंग, एक जो लिंक बनता है सर, वो कमजोर है। ऑनलाइन में बच्चा खुद भी इतना डिसिप्लिन्ड नहीं होता जितना कि वो ऑफलाइन में होता है। एग्जैक्टली। कभी भी सर आप एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, एक ऑनलाइन क्लास की, एक ऑफलाइन क्लास। जी। बच्चा खुद ये कहता है कि जी ऑनलाइन क्लास में हम और 25 काम करते रहते थे और ऑफलाइन में तो आप डंडे की वजह से बिठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि कोई भी सही चीज सही जगह होती है, और रियल पढ़ाई का जो मंदिर है वो क्लासरूम है। जी। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। आज मैं डाउट काउंटर पे बैठा था नीचे, तो एक बच्चा आया मेरे पास, तो उसने बोला कि सर इतनी डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूट मैंने नहीं देखी अभी तक।
तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव। राइट सर। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग यहाँ आए हो तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और एक अच्छी बात हमारे यहाँ हर देश के हर जो है डिफेंस एस्पिरेंट को जानना चाहिए कि हम सब सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं एंड एवरीवन हैव अ रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली सर। हम 2 मिनट खुद भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर बीइंग अ टीचर हमें समय मिलता है तो हम क्लास है तो क्लास में हैं, अदरवाइज हमें मौका मिलता है तो हम डाउट काउंटर्स में हैं। अल्टीमेट हमारी कोशिश यही है कि हम बच्चों के बीच में ही बने रहें और उन्हें कुछ बेहतर दे सकें और उन्हें कुछ बेहतर। मैं रेगुलर देखता हूँ क्लास शेड्यूल कंपनी की तरफ से अलॉट होता है कि ये है, बट सब लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के जिससे बच्चे एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सकें, और ये एक अलग तरह की भावना होती है। और शायद ऑनलाइन पे ये चीजें कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में तो सर हम 4 घंटे और पढ़ाएंगे तब तक पढ़ाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। बच्चे के डाउट का सॉल्यूशन हम तुरंत देते हैं बच्चों को ऑफलाइन में। ऑफलाइन ये पॉसिबल ही नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो बिल्कुल ये एक मैसेज है बेटा कि अगर हमें मौका ऑफलाइन पे आप देते हैं तो वाकई में हम तन मन धन से वो कमाल करके दिखाएंगे जो वाकई में आप सोचते हैं और जैसी एजुकेशन को आपको जरूरत है वाकई में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने। तो चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। जीएस जो एक बड़ा फोबिया है साइंस स्ट्रीम बच्चों के लिए, तो शुरुआत करते हैं आपसे। सबसे पहले हिस्ट्री पॉलिटी का रोल जो है वाइटल है सर, बड़ा भी है और वास्ट भी है। और मुझे लगता है कि बच्चों में एक अजीब सा फोबिया भी है इस को लेकर के, कहाँ पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। सर जब मैं भी 10+2 स्टैंडर्ड पे था तो मेरे लिए भी चैलेंज थे, तो ये लगता था कुछ शॉर्टकट मिल जाए और इतने क्वेश्चन तैयार करके पढ़ के हमारा काम हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सब मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश वगैरह में बीत जाया करता था। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि हिस्ट्री पॉलिटी का रोल क्या है और कैसे एक साइंस स्ट्रीम का भी बच्चा इसमें एक बेहतर स्कोर ला सकता है अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी को वो इख्तियार करें? देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे बताना चाहूँगा मेरे साथ जो इंसिडेंट जुड़ा है, मैं खुद ही बीटेक हूँ, तो मैं अपने साथ एक इंसिडेंट को शेयर करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे खुद ही साइंस स्ट्रीम से मैं IIT तैयारी करने इलाहाबाद आया, तो मैंने देखा कि जो सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसमें एक हाथ में उनके हाथ में डस्टर है और दूसरे हाथ में वो केमिकल रिएक्शंस लिख रहे हैं और इरेज करें, वो भी इंग्लिश में पूरी रिएक्शन। थोड़ा बहुत बेंजीन वेंजीन समझ में आता था कि चलो स्ट्रक्चर है, अब जो उसके नीचे चीजें लिख रहे हैं वो नहीं समझ में आ रही। तो हमने बच्चों से कांटेक्ट किया, हमने कहा क्या इसका सलूशन है यार। और मैं यूपी बोर्ड का इलाहाबाद का टॉपर हूँ। उस समय में 2007 की मैं बात करता हूँ तो मेरा 10+2 हुआ और 82.5% टॉपर रहा। और हाई स्कूल में भी मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं कहूँ तो 74.5%। तो मैंने कहा मुझे इतनी दिक्कत आ रही है और आगे वाले बच्चे सब में जीपी सर में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तो मैंने खुद अपने आप पे रिसर्च करी, मैंने हिंदी की बुक ली और इसके बाद जो सर इंग्लिश में पढ़ाते थे उसी को ट्रांसलेट करता था। और विदिन 6 मंथ की मैं बात करूं सर, तो उस क्लास में जो मेरिट आई उसमें मैं कहता हूं टॉप तो नहीं किया लेकिन टॉप 50 स्टूडेंट्स में मैं खुद था। अभी यही वाकया होता है अपने पास। मैं सीबीएसई बोर्ड के जो बैचेस हैं उसमें मैं ही हिस्ट्री पॉलिटी उनको पढ़ा। तो बच्चा ये कहता है कि सर 10th के बाद मैंने हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ी, बोरिंग लगेगी। मैंने कहा ये मेरा प्रण है और ये आपको मैं एक चीज बता दूं, आप 5 दिन यहाँ पे क्लास करिए, इसके बाद अगर मैथ और अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूं अगर बराबर कंपटीशन आपको ना मिले तो बताइएगा। बच्चा वाकई में जब डेमो के लिए आता है और इसके बाद वो कंटिन्यूअसली क्लास करता है तो उसे ये फील होता है कि वाकई जीएस में इंटरेस्टिंग था। हम ये जरूर कहते हैं कि इसके पहले जहां से एसोसिएटेड थे आप, अटैच थे, वहां आपको वो चीजें नहीं बताई गई। जीएस हिस्ट्री पॉलिटी फोबिया बताया गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी फोबिया तरीके से बताया गया। आप अगर डेली शेड्यूल के अंतर्गत जैसे अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड का होकर के आज यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, लैंडमार्क है इन सब के लिए जी। तो अभी अभिषेक सर प्रश्न ये बनता है हमारा कि फाइनली जैसे 3-3.5 महीने का समय है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट भी बच्चों को मेंटेन करके चलना है सर। तो बच्चों को एक बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर हिस्ट्री को पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे आपने कहा कि हमारा बेस नहीं है इस चीज़ का, 10th के बाद ही हमने ध्यान नहीं दिया, तो आधार क्या है सर? कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए और कैसे पढ़ाई की जाए, कुछ उसके विषय में? अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में बात करूं, 3 महीने अगर आपके पास हैं, कोई भी एग्जाम हो, अगर पर्टिकुलर मैं एनडीए की बात करता हूं, आप क्या करिए प्रीवियस ईयर के 2014 से लेकर के या पीछे जाना चाहते हैं तो चले जाएं, क्योंकि मैं 2014 इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न ऐड ऑन हुआ और 2020 में थोड़ा सा यूपीएससी ने अपने आप को और अपडेटेड कर लिया। तो 2014 से 2020 तक का जो पेपर आया है उसको एक बार देख ले। कुछ भी पढ़ने से पहले एक आपको आइडिया इनिशियल स्ट्रक्चर माइंड में होगा कि इस लेवल का, क्योंकि 4 प्रकार के क्वेश्चन एनडीए में मिलेंगे। पहला तो एमसीक्यू मिलेगा, बहुत आसान होगा और 30% ही मिलेगा, 70% में अदर रेस्ट ऑफ रहेंगे। रेस्ट में 70 में क्या रहेगा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। बच्चे ने प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है तो क्वेश्चंस का नहीं आंसर करेगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में 4 मैच रहेंगे, 5 ऑप्शन उसके साथ एक्स्ट्रा रहेगा, 5वां जो किसी के साथ मैच नहीं करेगा।
एक फर्दर एक्स्ट्रा रहेगा। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के जमाने में जुड़ चुकी है यूपीएससी ने 2020 और 21 में जो ऐड ऑन किया एक्स्ट्रा फीचर, वो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू, मतलब 3 सही है 1 गलत है, ये बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो मैं तो बेसिकली यही कहना चाहूंगा इन 3 महीनों में आप बिल्कुल तैयारी रहिए, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि 3 जो है सही है 1 गलत है जी सर। कहते हैं कि वो एक सही ढूंढना काफ़ी आसान था, जी। बट 4 में से 1 गलत ढूंढना वो जी। काफ़ी डिफिकल्ट हो मुश्किल जाता हो है। जाएगा। रीज़न सर बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है जी। और वो कहानी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, जी। तब तक सर हमारे बस का नहीं है कि हम उसमें फाइंड आउट उस चीज़ को कर सकें। तो मसला यही है सर कि बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे हो। लाइक सर कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी जब पूछ रही है सर, दैट्स ट्रू कि उसको एयरफोर्स नेवी की तरह ना लिया जाए, वो जनरल अवेयरनेस पार्ट ही है, बट क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के एक अलग स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं। दैट मीन ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुलाइज हो जा रहे हैं सर, वो फैक्ट बेसिस नहीं रह जा रहे हैं। तो सर जो कॉन्सेप्चुलाइज वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, इसकी बिल्डिंग सर बच्चे कैसे करें, इसका बेस कहाँ है और इसकी शुरुआत कैसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सर, तो एक कम टाइम में वो बिल्डिंग कैसे की जाए। जो अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ कोचिंग में जो टाइम था ये कोविड का, तो सारे टीचर्स ने रिसर्च ही की है और बहुत अपने ऊपर मेहनत करी है और एमकेसी की बुक्स को भी अपडेट किया है। और एनसीईआरटी पैटर्न जो बच्चा मार्केट में टहलता है कि एनसीईआरटी पैटर्न मैं ढूंढ रहा हूँ, आपको सिर्फ मेजर कलसी की बुक में मिलेगा। आप बुक को उठाइए, उस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू लगा हुआ है और उसके सोल्यूशन दिए गए हैं। मतलब देश को मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर वो यहाँ की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की किताब ले लेते हैं सर, तो उससे बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और उससे बेहतर क्वेश्चन कलेक्शन एनडीए के लिए कहें। सर मेरा मेन पॉइंट ये था, हिस्ट्री पॉलिटी ही नहीं, एनडीए कंपटीशन के लिए तो इंग्लिश की किताब, मैथ की किताब, बल्कि मैथ की किताब तो इस समय हमारे बच्चे भी वही किताब नहीं सर, ये कॉन्फिडेंस का कारण है क्योंकि हम पिछले 4 महीने से वही कर रहे हैं। 4 महीने से वही कर रहे हैं सर, ये इस कॉन्फिडेंस से साथ वी नीड टू वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, और उस पे जो रिसर्च निकल करके आती है, मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, लेकिन उसके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर देखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, एग्जाम वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप, एग्जाम की तैयारी से पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है और वो समझ सर एक क्वेश्चन देखने के बाद ही आ पाती है। थैंक यू अभिषेक सर, आपने बहुत ब्रॉडर चीज़ों को बताया। देवेश सर, बायो ऑब्वियसली चीज़ें अपडेट होती रहती है, कभी 13 क्वेश्चन बायो का रहा तो 12 केमिस्ट्री से रहा, तो कभी 12 बायो से रहे और 13 केमिस्ट्री से रहे, बट एक औसत चलता रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 15 बायो से रहे, 10 केमिस्ट्री से रहा, और कभी 15 केमिस्ट्री से रहे और 10 बायो से रहा। दैट मीन 25 का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है सर। पूरे देश में मैं देखता हूँ, या जो भी बच्चों का माइंड सेट है इसको लेकर के, मैं ओवर कॉन्फिडेंस ही कहूँगा। एंड उस ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर जाते हैं सर, और वहाँ लड़ाई 1-1 मार्क और 2-2 मार्क की है सर, और यहाँ 100 मार्क्स फ्री के आ रहे होते हैं। तो सर आज मैं बच्चों के सामने चाहता हूँ, आई नो वी क्रिएटेड बेस्ट बुक फॉर दिस अगेन, हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी को कलेक्शन निचोड़ निकाल के दे दिया है, बट सर इन सब के बावजूद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर बच्चा उन केमिस्ट्री या बायो, स्पेशली आपका सेगमेंट है, तो बायो के जो क्वेश्चन हैं सर, क्योंकि उसका एरिया इंटरेस्ट नहीं रहा है, कैसे वो सर उस पर अपना कमांड अच्छा स्थापित करें? यस सर, तो बायो के जो क्वेश्चन सर आ रहे हैं, तो सर वो हाई स्कूल बेस्ड के जो एनसीईआरटी हैं सर, वहीं से अभी तक जितने हम लोगों ने देखा जो भी क्वेश्चन राइज हुए हैं सर, वो केवल 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं सर। और 10th स्टैंडर्ड में आपको टोटली एनसीईआरटी जिन्होंने अगर पढ़ रखा है 9th-10th की बुक को सर, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते ही जा रहे हैं और वहाँ से हो जा रहा है सर। तो अभी बच्चे 9th-10th की एनसीईआरटी पे आए या मेजर कलसी की बुक को लेकर हम अश्योर करें कि आप इतना पढ़ लीजिए, आप सिक्योर हो जाएंगे? नहीं तो सर इस टाइम पे जो हम लोगों ने बुक जो बना रखा है सर, एनसीईआरटी बेस्ड बुक बना रखा है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो 2-3 चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है जी, क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा रहे हैं। तो उस चैप्टर को भी मेंशन करके सारे क्वेश्चन का निचोड़ रख दिया गया है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी तक क्वेश्चन है सर, अगर उस बुक को जो यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है सर बायो के, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो छूट जाए सर। 2 पॉइंट यहाँ पे बनता है सर। एक तरफ है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एक है कि उस क्वेश्चन को हम समझें और तब जवाब तैयार करें, एक है सर कि हमें क्वेश्चन का तो पता नहीं बट इसका जवाब इस क्वेश्चन का यही होगा। तो ये एक बड़ा सा लाइन है, दायरा है जो बना हुआ है। आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? वो चीजों को समझ करके तब जवाब समझने का कोशिश करे या क्वेश्चन देख करके जवाब को समझ ले, बस इतने से काम चलेगा? सबसे पहले तो वहाँ पे थ्योरी के बेस पे जाना होगा सर। जब थ्योरी का बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा सर वो आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम ये आश्वस्त कर सकते हैं बच्चों को जो थ्योरी का लेवल बायो के स्टैंडर्ड का एनडीए एग्जाम में है वो बहुत हाई फाई नहीं है सर? नहीं सर, वो नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सर। जैसे एग्जांपल में सीधा से पूछा जाता है सर, जैसे यहाँ पे एक सेल टॉपिक से आते हैं, तो सेल ऐसा जो टॉपिक है जो एवरी ईयर सर वहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनता ही बनता जा रहा है।
और सेल के साथ साथ एक टॉपिक आपका ह्यूमन डिजीजेज है, जो ह्यूमन डिजीजेज आपके बुक में नहीं है, 9th-10th की बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा सर। तो हायर लेवल की बुक में रखी गई हैं, बट वहां से क्वेश्चन भी जो ह्यूमन डिजीज से एवरी ईयर सर आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सर पूछे ही पूछे जा रहे हैं। और हम इन चीजों से चित परिचित भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमन डिजीज कोई नई चीज हमारे लिए आ गई। ह्यूमन डिजीज अब जैसे वहां से पूछ लेता है कि जैसे मलेरिया रोग है, उसका वाहक पूछ लिया, यानी उसका कि वेक्टर कौन सा है। तो मलेरिया रोग का वेक्टर्स जो होता है, तो वहां पे वेक्टर की जब बात आएगी तो वहां पे मॉस्किटो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वह मलेरिया जो डिजीज काज पूछ लेता है किसके द्वारा हो रहा है, तो वहां पे जब काज की बात आती है तो प्लाज्मोडियम वहां पे होता है जिसके द्वारा मलेरिया डिजीज काज होती है। इस तरीके से कोई न कोई डिजीज पूछ लेगा। फिर निमोनिया डिजीज जैसे है तो पूछ लेता है कि किसके द्वारा होगा, कि बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है। तो वहां पे जैसे निमोनिया डिजीज होता है तो बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन डिजीज से बनते हैं। फिर एक चैप्टर आपके लिए सबसे वहां पे इंपॉर्टेंट सर आ जाता है बायो में, कि वहां पे डाइवर्सिटी से, तो डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन अब इधर बीच लगातार आपके पूछे जा रहे हैं सर। कि डाइवर्सिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपके बन जा रहे हैं सर। तो डाइवर्सिटी में आपको एनिमल डाइवर्सिटी है और साथ ही साथ प्लांट डाइवर्सिटी है। तो वहां पे प्लांट के बारे में जैसे आपको एल्गी है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब के साथ फिर एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक के एग्जांपल्स वहां पे पूछे जा रहे हैं सर। ये यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं ये आश्वस्त कर दूं कि सर अगर ये मटेरियल ले रहे हैं तो उससे अगर ये कमांड करेंगे तो ये काफी अच्छा कर पाएंगे, और क्लास का इच्छा बन जाए हिस्सा तो फिर तो माशाल्लाह सबसे अच्छा कर पाएंगे, उसको तो डाउट ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया सर, केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का अनुपात तो मैंने बता ही दिया है सर, सीधा टू द पॉइंट आते हैं, क्योंकि 10+2 तक इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, इतना भय नहीं है सर। बट उस भय ना होने के बावजूद आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, आप वहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्या कारण है सर मूलभूत इसके पीछे? बच्चों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, केमिस्ट्री को लेके वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा कंफ्यूजन है कि जनरल केमिस्ट्री आती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूपीएससी का एग्जाम है और आप ये सोचें कि बिल्कुल जनरल केमिस्ट्री आएगी, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर ने पहले बता दिया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं आएगा, एनालिटिकल क्वेश्चन रहेंगे, 70 से 30% चांसेस रहते हैं 70 टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा, और 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, यानी कि टू द पॉइंट आपको आंसर नहीं देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन रहता है कि परमानेंट हार्डनेस वाटर की कैसे रिमूव की जाती है, तो उसके 4 मेथड्स दिए गए होंगे, जैसे कॉल्गन मेथड पढ़ा होगा, आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ा होगा, वॉशिंग सोडा मेथड पढ़ा होगा, और 4 जैसे बॉइलिंग है। तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें से कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जाती है। तो उसमें आपको 3 मेथड आपको मालूम है, कॉल्गन प्रोसेस है, आपको मालूम है आयन एक्सचेंज मेथड है, वॉशिंग सोडा मेथड है, बस 4th है जैसे बॉइलिंग मेथड। तो यानी कि जब तक आपको पूरी तरह से नहीं मालूम होगा कि परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है, तब तक आप उसमें से सही आंसर चूज नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट एक कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा जी। और एक ये इस बात बताना चाहूंगा सर, ये समझ के चले कि 9th और 10th लेवल का आ रहा है एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है। उसमें 11th को भी टच कर रहा है और पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल हो गए सर, बिल्कुल टच भी करेगा, क्योंकि सर 11th 12th केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं ये। जी। बायो इनके लिए 10th स्टैंडर्ड तक रहा, बट केमिस्ट्री तो है ही सर। अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 9th-10th में भी है और 11th-12th में भी है, तो 9th-10th को सोच के बच्चे चले कि उस लेवल का आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक सिंपल सी चीज है कि आपको ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स का शेप किस तरीके से हो जाएगा, एंगुलर नोड्स क्या चीज होंगे, रेडियल नोड्स क्या होगा, इन सब के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो जब तक आप लोग केवल एनसीईआरटी के बेस पे रहेंगे तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत जरूरी है कि ऑफलाइन आए, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और हम लोगों ने इस तरीके से मॉड्यूल तैयार किया हुआ है कि हर बार जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से चैप्टर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। जो हमारा सोचना है कि जो अब नेक्स्ट अपकमिंग नवंबर में आपका पेपर होगा, उसमें आप लोग को लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से जरूर आएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ सोचना है कार्बनेट्स कंपाउंड से आ जाएगा। जैसे सिन गैस क्या रहती है, प्रोड्यूसर गैस जो CO2 रहती है, आप लोग देखिए कोल गैस क्या रहती है, इसमें बहुत रोल रहेगा। साथ साथ P ब्लॉक और DNA ब्लॉक जो रिलेटेड है, आपको ध्यान देंगे कि पीरियोडिक टेबल से है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है आपका 11th और 12th क्लास में है।
आपको लगेगा कि ये 9th और 10th का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली वो है 12th का। और अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रखा है, आपने अच्छी तरीके से बुक नहीं यूज़ की है, तब तक उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है हर पीछे वाले एग्ज़ाम को देखते हुए अपने मॉड्यूल यानी अपनी बुक को चेंज करना, एमकेएससी के जो चैप्टर्स हैं यानी एमकेएससी की बुक में उसको उस हिसाब से अरेंज करना कि अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। और ये हम कॉन्फिडेंटली सर इस बात को बार बार कह भी रहे हैं। और सर ये मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, ध्यान से समझ लें कि अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन आएंगे तब अपनी बात आपको कह पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ऑनलाइन में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन में आप सब सामने आएंगे तब आपको अपनी बात अच्छी तरह से रख पाऊंगा। और ये आप बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ये मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और सर ये बड़ा सही भी है, मैं इस बात को सारे पेरेंट्स और हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ सर, एक एक दिन वैल्यूएबल है। आप एक एक दिन सर नुकसान कर रहे हैं। बच्चा ऑलरेडी 2 चांस मिस कर चुका है सर, लास्ट सितंबर और अप्रैल उसका जा चुका है सर। पेरेंट्स थोड़ा इस बात से लेकर डरे हुए हैं कि कोविड की 4th लहर का क्या होगा। नहीं, अभी 3rd सर आप 4th पहुंचा देंगे तो लहर का क्या होगा। तो पेरेंट्स को इस बात के लिए एश्योर किया जाए, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एमकेसी में ऐसी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए इस बार हैं कि इस बार 3rd वेव भी आ जाएगी तो भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी। ऑफलाइन क्लासेस तो किसी ना किसी तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे। तो बिल्कुल आश्वस्त रहे पूरा देश और बच्चा उठिए, लगिए और हमें मौका दीजिए, क्योंकि हम भी जान लगाना चाहते हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे अहम पार्ट की ओर और बढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि अब करंट और ज्योग्राफी के रोल को अगर हम पूरी तरह से देखने की कोशिश करें तो अगर 18 से 20 क्वेश्चन में हिस्ट्री पॉलिटी के हटा देता हूं तो आपके सामने 30 क्वेश्चन का जबरदस्त कलेक्शन आता है, जो कि बिल्कुल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स करंट को मिक्स करके बन जाता है। तो चलिए इस 30 क्वेश्चन का रोल बड़ा है और ये डिसाइडिंग है। तो जैन सर, शॉर्ट फॉर्म में मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या, कैसे, किस तरह बच्चे इस समय करें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट को लेकर। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से इन बच्चों को हम बता दें कि जहाँ तक जियोग्राफी की बात है तो यहाँ लगभग 19-20 क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो इंडियन इकोनॉमिक्स चर्चा होता है, 1 से 2 प्रश्न आते हैं और बच्चे एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि लगभग 8 प्रश्न इनके करंट अफेयर से आते हैं। और जहां तक अभी आज हमको 2 वर्ड बहुत अच्छा लगा आपके मुख से और डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर के मुख से कि मास्टर गाइड। तो हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे किसी भी प्रकार की बुक में उलझे न। हम लोगों ने अपने जियोग्राफी इकोनॉमी के बुक में 25 लेसन चुन के तैयार किए हैं और जिससे विगत वर्षों से बारंबार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इन 25 लेसनों में सबसे पहले बच्चों को एक टॉपिक मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। और लास्ट एग्जाम की अगर चर्चा किया जाए तो वहाँ एक प्रश्न आया था कि किस प्लैनेट का डेंसिटी सर्वाधिक है, मैक्सिमम डेंसिटी प्लैनेट। तो इसका करेक्ट जवाब अर्थ होता है और वहाँ पर क्लास में तो हम लोग एकदम जम के डिलीवर करते हैं मटेरियल। और फिर इसी के जस्ट बाद एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया कि सूर्य से क्रमशः या क्रम से दूरी के अनुसार 4 प्लैनेट क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत डांच देने वाला प्रश्न है। यूपीएससी में बहुत ही अनुभवी लोग बैठे हुए हैं तो और ठीक उसी पैटर्न को हमारी टीम भी फॉलो कर रही है कि जब क्रम से 4 हैं तो क्रम से 4 के लिए 4 टर्म भी है। एक इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, दूसरा है टेरेस्ट्रियल और जोवियन। लेकिन फिर अब हमको वहाँ क्लासरूम में जो हम बारीकी बताते हैं कि ये चारों देगा तो क्या मानना है। तो यहाँ एक टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ प्लैनेट के आधार पर वो 4 पूछा था जिसका सही जवाब था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और इसी के अगर हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि लिथोस्फीयर इन बच्चों के लिए जो हमारी बुक में कलेक्शन हम लोगों ने, हमारी टीम ने किया है। पिछली बार एज इट इज प्रश्न पूछ लिया गया कि मॉन्टेविडियो और आपका ब्यूनस आयर्स ये किस रिवर के संगम पर स्थित है। तो यहाँ रिवर प्लाटा एक करेक्ट आंसर है और बच्चे ब्यूनस आयर्स हल कर सकते हैं, लेकिन बगैर टीचर के किसी की हिम्मत नहीं है कि इस प्रश्न को जो संगम पर स्थित है कोई हल कर सके। और इससे भी बढ़कर के उसी लिथोस्फीयर से एक प्रश्न इन बच्चों के यहाँ पूछा गया कि निम्न में इमारती लकड़ियाँ, टिम्बर वुड्स किस क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। तो वहाँ पर ट्रॉपिकल जोन था, टेम्परेट जोन था और एक जो है टुंड्रा रीजन भी था।
तो टुंड्रा रीजन जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं बोर्ड पर, तो बच्चों को एकदम इसमें रटा देते हैं। कोई किताब नहीं चाहिए, केवल उनको हम लोगों की संगत चाहिए। वो क्लास में आ जाए, जियोग्राफी इकोनॉमी उनका एक भी भागना नहीं है। तो यहाँ पर यह भी पूछा, और ये कितना क्रिटिकल है, उसी से दूसरा प्रश्न इनसे पूछा जा रहा है कि जैसे निम्न में कौन टुंड्रा रीजन में नहीं आता है। इसका मतलब इंच बाई इंच उन्हें भूगोल पढ़ने की ज़रूरत है। पहले मैं कहा करता था उनकी मदद मैप करेगा, आज मैप नहीं कर पाएगा। और पहले मैं कहता था मेरी ट्रिक उनको काफ़ी सहायता देगी। तो इसमें तो अभी भी हम आश्वस्त हैं, क्योंकि उसको जो है बार बार मॉडिफाई करते आप अपग्रेड करते वो तो उनका साथ देगा ही देगा। और जहाँ तक प्रश्न की बात है, पूछा गया कौन सा टुंड्रा रीजन में नहीं है, तो वहाँ एक जवाब था यूएसए। बच्चों के दिमाग में आएगा ही नहीं कि यूएसए का अलास्का पार्ट टुंड्रा बेल्ट में आता है। दूसरा ऑप्शन था कनाडा, तीसरा था रसिया। रसिया का भी पार्ट जो नॉर्थ पार्ट है कम्स अंडर टुंड्रा रीजन, और कनाडा ऑलरेडी आता ही, तभी तो एस्किमो का प्रश्न वहां से हल होता। और एक बहुत छोटा सा यूरोपियन देश था बेलारूस। अब यही बच्चों को यहाँ आकर के दिखाना, वही हम बोर्ड पर इन बच्चों को दिखाते हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है सर, हम तो यही करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, गुरु बिना ज्ञान हो नहीं पाता, नहीं होता है। तो बिल्कुल यार, ये बड़ी दिल से बातें हो रही हैं, और ऑब्वियसली ये जज्बात आप समझ पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि आपके साथ रियल काम करें। और ये यूट्यूब का और इन सब का बेटा जो डिपेंडेंसी है, इसको ख़त्म करिए। ये आपका समय भी गंवाएगा और कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल चांस भी गंवाएगा। और दोनों चीज़ें चली गई तो ज़िंदगी में फिर मौके नहीं मिलते हैं बेटा। वो कहते हैं ना कि रियल जंग अगर जंग के मैदान में है तो पढ़ाई वाकई में एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम में है। तो दिस इज़ द टाइम टू गिव द बेस्ट। हम बिल्कुल बेहतरीन मटेरियल के साथ तैयार हैं, बेहतरीन टीचिंग के साथ तैयार हैं, और वाकई में हम काम करना चाहते हैं, टेस्टिंग करना चाहते हैं और आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि बहुत कुछ पैनल से आपको सीखने को मिला होगा, और हम लगातार इस तरह के डिस्कशंस लाते रहेंगे। मॉडल पेपर ऑलरेडी आपका अपलोड कर दिया गया मॉर्निंग में ही, उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बिकॉज वो आपको एक आइडिया क्लियर कर देगा कि वाकई में किस स्टैंडर्ड की एक्सपेक्टेशन आपसे है और वाकई में आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ पूरे देश के एनडीए एस्पिरेंट से बेटा कि दिस इज़ द टाइम टू गिव द बेस्ट यार। एंड ऑब्वियसली आपके लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेजर कल से क्लासेस तैयार हैं, हम सब तैयार हैं अपना बेस्ट देने के लिए। अब प्रश्न आपकी तरफ है, क्या आप भी तैयार हैं? तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। लगातार इसी तरह मुलाकात होती रहेगी हर तरह के डिस्कशन के साथ, और आपकी राह को आसान बनाना और आपको मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग रखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।